फिर आपने डी को डिलीट किया, यानी ये दोनों आइटम ऐसे हटा दिए एंड पुश्ड बैक ऑन टू स्टैक, और इनको फिर आपने कहाँ पे डाल दिया, स्टैक में डाल दिया। स्टैक में मेरे 4 एलिमेंट निकल चुके थे, तो एक ही एलिमेंट बचा था, फिर आपने उसी सीक्वेंस में एलिमेंट डाला ई और फिर उसको डाला आपने डी। ठीक है, वन आइटम इज पॉप। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल चैलेंज एजुकेशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो डीएसएस से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंट एग्जाम से लिए गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर पे एनालिसिस किया गया है। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्स जो कि अभी रिसेंट में होने भी वाले हैं आप लोगों के, उन एग्जाम्स पे ये काफ़ी सारा एनालिसिस किया गया है। ठीक है, और उसके बेस पे दोस्तों ये पेपर बनाया गया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को लेकर कराए हैं, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगी एग्जाम क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो बिना देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते रहेंगे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, एज वेल एज जो मैं यूपी वाईक्यूज वगैरह डालता हूँ ये भी आपके पास आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक नीडेड टू इम्प्लीमेंट ए क्यू इज। कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक चाहिए। बेसिकली देखो, हम लोग को स्टैक से क्यू बनाना है, तो मेरे पास एक स्टैक, तो मेरे को एटलीस्ट एक स्टैक चाहिए। ठीक है, जो कि मेरे पास होना चाहिए, जिसमें डेटा होना चाहिए 1 2 3 4 नंबर ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए। और एक और मेरे को स्टैक चाहिए जिसको मैं क्यू में कन्वर्ट करूंगा, यानी इसका हर एक एलिमेंट, बिकॉज ये लास्ट इन फर्स्ट आउट के कंसेप्ट पे वर्क करता है, लीफो जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो के कंसेप्ट पे वर्क करता है। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता हो तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है। तो ये जो है स्टैक वन एक चाहिए मुझे, और एक स्टैक टू चाहिए, ताकि मैं इसका सारा डेटा इधर शिफ्ट कर सकूं और इसको मैं क्यू बना सकूं, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फॉर्मेट बना सकूं। तो मिनिमम मेरे को जितने स्टैक चाहिए वो मेरे को 2 चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ queue to be implemented using 2 stacks. One stack used for NQ operation and the other operation for DQ operation, answering FIFO behavior. बिल्कुल सही बात है। तो अगला क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल टू चेक वेदर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम इन ओ एन टाइम। यानी ओ एन टाइम में टाइम कब हम लोग को लगाना है, तो हम लोग डी क्यू हमेशा यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, मिनिमम टाइम पीरियड में हम लोग को इसका एग्जीक्यूशन करना है, तो डी क्यू यूज करते हैं। पैलिंड्रोम का एग्जांपल जिन लोगों को नहीं पता हो, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। लेट सपोज 5 4 3 फिर 4 5, इस टाइप के जो एग्जांपल बनते हैं, लाइक फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम, फिर उससे नेक्स्ट वाली और उससे नेक्स्ट वाली सेम, यानी एन और ये वन वाली, फिर एन माइनस वन और उसमें प्लस वन ऐड कर दो, फिर एन माइनस टू और उसमें प्लस टू ऐड कर दो। या फिर हम लोग इसका अगर और दूसरा एग्जांपल कैरेक्टर वाला देखें, तो जैसे एम ए डी ए एम है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, फर्स्ट और लास्ट वर्ड सेम है, फिर इसके अंदर वाला सेम है और बीच में एक सिंगल वर्ड है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं पैलिंड्रोम को सॉल्व करने के लिए, हम लोग हमेशा डी क्यू को यूज करते हैं दोस्तों। इस बात को आपको पता होगा, तो डी क्यू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है कि डी क्यू अलाउ इन इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम बोथ नोड्स, मेकिंग इट एफिशिएंट, कंपेयर कैरेक्टर्स फ्रॉम फ्रंट एंड नियर साइमल्टेनियसली टू चेक द पैलिंड्रोम। क्योंकि डी क्यू में जो होता है दोस्तों, इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों एंड से होता है, तो ये इंसर्शन करने में और डिलीट करने में भी काफी हेल्पफुल होता है डी क्यू पैलिंड्रोम के केस में। तो इसलिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल डी क्यू हो जाएगा। Then which of the following is true about linked list implementation of stack। यानी कि लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा ट्रू है। तो इन पुश ऑपरेशन, इफ न्यू नोड्स आर इंसर्टेड एट द बिगिनिंग देन पॉप मस्ट रिमूव नोड्स फ्रॉम द एंड। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पुश ऑपरेशन में क्या होता है कि आप जब पुश करते हो एलिमेंट को, ठीक है, पुश करते हो जब आप एलिमेंट को, तो पुश आपने एलिमेंट किया 1 2 3 4 इंसर्ट किया, तो फ्रंट से इंसर्ट हुआ तो फ्रंट से ही वो इंग्लिश के केस में वहां से रिवर्ट होगा, लास्ट से नहीं होगा। ठीक है, और फिर इन पोस्ट ऑपरेशन इफ न्यू नोट्स आर इंसर्टेड एट द एंड, अगर न्यू नोट्स एंड में इंसर्ट हो रहे हैं तो पॉप मस्ट आल्सो रिमूव नोट्स फ्रॉम बिगिनिंग। नहीं, ऐसा नहीं कि बिगिनिंग से ही रिमूव हो, तो ये भी ऑप्शन क्या है यहाँ पे गलत हो जाएगा। और बोथ तो है ही नहीं, जब एक ही सही नहीं तो दोनों सही हो नहीं सकते, यानी कि नन ऑफ द अबव सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन ही यहाँ पे गलत है। यहाँ पे मैंने बता भी रखा कि इन स्टैक बोथ पुश एंड पोस्ट ऑपरेशन मस्ट अकर एट द सेम नोट। ठीक है, टॉप से होने चाहिए, और ऑप्शन बी जो है वो लिफो को वायलेट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की क्या एप्लीकेशन है। मैनेजिंग फंक्शन कॉल, यानी फंक्शन कॉल जो मैंने आपको पढ़ाया था तब, जैसे फंक्शन कॉल होता है, एक फंक्शन ये एफ एक्स है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ कोड दे रखा है। अब मैं इस फंक्शन की कॉलिंग कहीं और मेन वाले फंक्शन में कर रहा हूँ, ये मेन फंक्शन है, यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो ये कैसे करूंगा मैं, डेटा स्ट्रक्चर स्टैक को यूज करके कर सकता हूँ। ठीक है, स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम ये भी बिल्कुल इसका एग्जांपल है। और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन जब हम लोग करते हैं, लाइक जो प्रीफिक्स टू पोस्ट भी कन्वर्जन होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले को तो यूज करते हैं,
यानी एक एक एलिमेंट को जो होता है वो स्टैक में डालते हैं और फिर जो ऑपरेटर होते हैं उनको अलग से स्टैक में डालते हैं, फिर एक एक ऑपरेटर को निकालते रहते हैं, तो स्टैक हम लोग इसमें करते हैं। तो इन सभी के केस में यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी तीनों ही केस में ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों के केस में हम लोग यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टैक्स आर यूज्ड इन फंक्शन कॉल, ठीक है, स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम एंड एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, एंड ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। दोस्तों बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री की बात करिए, यानी एवीएल वगैरह जो होते हैं जिसमें हाइट बैलेंस होती है। बेसिकली बैलेंस ट्री का मतलब ये होगा कि एक रूट नोड है, तो मान लो इसके दो चाइल्ड नोड है, फिर इसके भी दो चाइल्ड नोड है, ठीक है, और इस तरफ भी इसके एक चाइल्ड नोड है और एक चाइल्ड नोड है, या मान लो यहाँ पे नोड नहीं है, मान लो एक मिनट के लिए नोड नहीं है, बट तो भी ये क्या है, बैलेंस वाले शेप में है, यानी नंबर ऑफ जो चिल्ड्रंस है, नंबर ऑफ लेयर्स है, वो दोनों साइड इक्वल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइट बैलेंस ट्री कहते हैं। और जब हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो थीटा लॉग एन आती है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ लॉग एन टाइम ट्रेवल्स करना पड़ेगा। अगर मान लो ये बैलेंस ट्री नहीं होता, इनबैलेंस होता, तो इसकी कंडीशन क्या होती कि मान लो ये नोड ऐसे कनेक्ट होते, एक ही एरिया में ये लोग कनेक्ट होते, ये सारे के सारे नोड जो है एक ही साइड कनेक्ट होते, तो इस केस में हमको एन टाइम भी ट्रैवल करना पड़ सकता था, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो थीटा एन आती। बट यहाँ पे हम लोग हाई बैलेंस ट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी थीटा लॉग एन आएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बैलेंस बीएसटी लाइक एवीएल और रेड ब्लैक ट्री मेंटेन हाइट थीटा एंड लॉग एन इंश्योरिंग और लॉगरिथमेटिक और सर्च टाइम दोस्तों। अब आते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा और काफ़ी कंसेप्ट इसके आपके क्लियर भी हो जाएंगे, जो कि स्टैक और क्यू से रिलेटेड लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, वो कंसेप्ट आपके इस क्वेश्चन से सॉल्व हो सकते हैं। तो 5 आइटम दे रखे हैं, ए बी सी डी एंड ई आर पुश्ड ऑनटू एन स्टैक। आप साथ साथ स्टैक बना लीजिए। मान लीजिए कि ये मेरे पास स्टैक है, अब इसमें मैंने 5 आइटम पुश किए हैं, तो पुश में क्या होता है कि जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट होता है वो सबसे ऊपर आता है स्टैक के केस में, तो ये इस सीक्वेंस में यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। 4 आइटम्स आर पॉप्ड एंड इंसर्टेड इन क्यू। अब जब हम लोग पॉप करेंगे तो टॉप वाला आइटम यानी जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले जाएगा, तो सबसे पहले ई पॉप होगा, ठीक है, उसके बाद डी पॉप होगा, उसके बाद सी पॉप होगा और उसके बाद बी पॉप होगा। ये 4 एलिमेंट आपने एक क्यू में डाल दिए, ठीक है, ये आपने एक क्यू में 4 एलिमेंट डाल दिए, ये क्यू है और ये मेरी स्टैक है। अब क्या कर रहे हैं, एन इंसर्टेड इनटू क्यू, 2 आइटम्स आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। क्यू में क्या होता है कि हम जब भी आइटम को डिलीट करते हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी आपने पहले ई आया, पहले आपने ई को डिलीट किया और फिर बाद में क्या आया, डी आया, फिर आपने डी को डिलीट किया, यानी ये दोनों आइटम यहाँ से हटा दिए एंड पुश्ड बैक ऑन टू स्टैक, और इनको फिर आपने कहाँ पे डाल दिया, स्टैक में डाल दिया। स्टैक में मेरे 4 एलिमेंट निकल चुके थे तो एक ही एलिमेंट बचा था, फिर आपने उसी सीक्वेंस में एलिमेंट डाला ई और फिर उसको डाला आपने डी, ठीक है। वन आइटम इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक, अब एक आइटम का आप पॉप कर रहे हो, यानी डी वाला जो एलिमेंट आप उसको पॉप कर रहे हो, तो व्हाट इज दैट पॉप आइटम, अब वो पॉप आइटम कौन सा है, तो उसका ऑप्शन आप यहाँ पे आपको सीधा दिख गया, डी ऑप्शन है। ये दोस्तों ये कंसेप्ट अगर आप बना लेंगे तो आप कंसेप्ट भी नहीं भूलेंगे, आप इसको ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक बार चाहे तो आप बैक करके भी देख लीजिएगा सेम क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा। अब विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंट रिकर्शन इंटरनली। रिकर्शन जब भी आएगा दोस्तों, रिकर्शन के केस में हमेशा स्टैक यूज करते हैं, ठीक है, रिकर्शन के केस में हमेशा हम लोग स्टैक यूज करते हैं, जब कभी भी रिकर्शन की प्रॉब्लम वगैरह होती है तो स्टैक यूज में आता है। अभी जो हमने डी क्यू का केस देखा था, डी क्यू में हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, यानी कि जब हम लोग को पैलिंड्रोम की सिचुएशन आती है तो उस केस में हम लोग हमेशा डी क्यू यूज करते हैं। तो इस तरह से मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूंगा ताकि आप उसको इजीली समझ पाए। डी क्यू जो होगा पैलिंड्रोम के केस में होगा, रिकर्शन के केस में हमेशा स्टैक यूज होता है, ठीक है, रिकर्शन के केस में हमेशा स्टैक यूज होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टैक ए कंटेन ए बी सी, ए ऑन टॉप, स्टैक बी इज एम्प्टी, एन एलिमेंट पॉप्ड फ्रॉम स्टैक ए कैन बी प्रिंटेड ऑन और पुश टू बी। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि एक स्टैक है, इसमें मेरे पास 3 एलिमेंट है जिसमें ए जो है वो टॉप पे है, यानी ये सीक्वेंस में पड़े हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन कराया ऐसे ही आप इसको बना लीजिएगा। ये स्टैक हो गई आपकी। अब ये कह रहा है कि ए से अगर कोई आइटम निकलेगा, स्टैक ए है ये, स्टैक ए से अगर कोई आइटम निकलेगा तो या तो वो बी में जाएगा, यानी दूसरे एक स्टैक में जाएगा बी में, और या फिर वो प्रिंट होगा, ठीक है, या फिर वो प्रिंट होगा। और बी से जो एलिमेंट निकलेगा, एलिमेंट पॉप्ड फ्रॉम बी कैन ओनली बी प्रिंटेड, यानी बी से अगर कोई आइटम निकलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट होगा, ठीक है दोस्तों। तो बी से अगर कोई आइटम निकलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट होगा। अब मान लो ये क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट परमिटेशन इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा जो है पॉसिबल नहीं है।
तो अपन एक एक इसमें चेक करेंगे कि क्या बीएससी पॉसिबल है क्या। यानी कि बीएससी बनाने के लिए मेरे पास टॉप पे क्या एलिमेंट है, ए है, तो मैं ए को पहले रिमूव करूंगा, ए को मैं पॉप करूंगा यहाँ से। ठीक है, तो ए पॉप होके बी में इंसर्ट हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा। ठीक है, ए या तो पॉप होके प्रिंट होगा या बी में इंसर्ट हो जाएगा। तो मान लो मैं ए को बी में इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास इधर क्या बच गया, बी बच गया। तो बी बी एलिमेंट क्या होगा, बी को मेरे को प्रिंट करना है, तो बी को मैं डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बी को मैं डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि ए से तो एलिमेंट है तो प्रिंट होगा या फिर पॉप होगा। तो मैंने बी को प्रिंट कर दिया। फिर मेरे को ए को प्रिंट करना है, तो मेरे पास ये ए इस बी में पड़ा है, तो फिर मैं इस ए को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। तो फिर लास्ट में सी बचा, सी को मैं निकाल के प्रिंट कर दूंगा, सी ए में है इसलिए सी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूँ, बी सी ए, तो मान लो कि मैंने जो मेरा जो स्टैक था, यानी कि वो सी बी और ए ऐसे इस फॉर्मेट में था, और आपने सबसे पहले बी सी ए की फॉर्मेट में आपको करना है। तो ए को आपने पॉप कर दिया, बी में आ गया, ए जो है बी में स्टोर हो गया, क्योंकि ए से जो मैं एलिमेंट है, यानी कैपिटल ए वाला जो स्टैक है उससे मैं एलिमेंट है तो बी में डाल सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये जो एलिमेंट है मैंने इधर डाल दिया। अब जो मेरा ये बी बचा, क्योंकि बी सी ए के फॉर्मेट में बोल रहा है, बी को मैं निकाल के डायरेक्ट प्रिंट कर दूंगा, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी फिट बैठ जाएगा। ठीक है, और फिर सी यहाँ पे बचा हुआ है, उसके बाद मैं सी को प्रिंट कर दूंगा और फिर इस ए को निकाल के प्रिंट कर दूंगा। यानी बी सी ए वाला जो कॉम्बिनेशन है ये भी दोस्तों वैलिड हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है। अब मैं सी ए बी की बात करूँ, सी ए बी में दोस्तों क्या होगा, सी ए बी की केस में, यानी सबसे पहले मुझे सी को प्रिंट करना है। तो सी को मैं किस केस में प्रिंट कर सकता हूँ, पहले ए को मैं निकाल के मान लो स्टैक बी में डाल दिया, बी को भी मैंने मान लो स्टैक बी में डाल दिया एक बार के लिए मान लो, तो सी को मैं फिर प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, सी को चलो आपने प्रिंट कर दिया। अब आपका सीक्वेंस क्या बच गया, बी और ए, यानी बी टॉप पे है तो सी के बाद बी प्रिंट होगा, तो सी फिर बी फिर ए प्रिंट होगा। बट सी और ए पहले प्रिंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे स्टैक में टॉप पे एलिमेंट जो बी है, ए नहीं है। तो यहाँ पे बी प्रिंट नहीं होगा, ए प्रिंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी तो सिंपल सा ही कि आप ए को निकाल के प्रिंट करो, फिर बी को निकाल के प्रिंट करो, फिर सी को निकाल के प्रिंट कर दो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वैलिड नहीं है, सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट आप समझ के करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे दोस्तों। एक बार फिर से जाए तो रिवर्स करके वीडियो देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो सर्चिंग एन एवियल ट्री इज थीटा लॉगन वाइल सर्चिंग ए बैलेंस ट्री इज ओ एन लॉगन। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने ऊपर देखा कि एवियल ट्री क्या होता है, बैलेंस ट्री होता है, और बीएसटी जो है बाइनरी सर्च ट्री, इसकी ओवन होती है। बेसिकली ये बैलेंस ट्री होता है, इस फॉर्मेट में होता है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर वाला एग्जांपल में बताया था। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है वो थीटा लॉगन आती है। और अगर मान लो एक बैलेंस सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री है जो कि बैलेंस नहीं है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओवन आती है। क्योंकि मान लो ये बैलेंस ही नहीं है, तो इसमें हो भी सकता है कि सारे नोड लेफ्ट साइड में हो या सारे नोड राइट साइड में हो। तो उसको रीच आउट करने के लिए मेरे को एन कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। ठीक है, वर्स्ट केस में ये ओवन हो जाएगी, यानी मेरा एलिमेंट अगर लास्ट में मिल रहा है मुझे, तो वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओवन हो जाएगी। तो यहाँ पे एवीएल ट्री की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो थीटा लॉगन होती है, और जो बीएसटी की कॉम्प्लेक्सिटी होती है यानी बाइनरी सर्च ट्री की होती है वो ओवन लॉगन होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बी को अगर हम चेक करें तो ये तो सही है, लेकिन कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री की थीटा लॉगन नहीं होती है दोस्तों। और सर्चिंग ए बीएसटी इज ओवन लॉगन नहीं, उल्टा हो गया। और सर्चिंग एन एवियल ट्री इज थीटा एन लॉगन नहीं होती, सिंपल लॉगन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्डिंग ए हीप यूजिंग ए बॉटम अप मेथड। बॉटम अप मेथड की बात कर रहा है ये। देखो दोस्तों, हीप मेरे को डिजाइन करना है, ठीक है, और हीप डिजाइन करना है, और बॉटम अप मेथड यानी नीचे से आपको ऊपर जाना है। तो आपको हर एक पार्ट पे जाना पड़ेगा, हर एक वैल्यू पे चेक करते हुए जाना पड़ेगा। यानी मेरा एलिमेंट अगर nth पोजीशन पे है हीप के केस में, तो मेरे को n बार को ट्रेवल्स करना पड़ेगा फर्स्ट केस में। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी ओ एन होगी दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ जाएगी कंसेप्ट से। या हीप के केस में बॉटम अप अप्रोच फाइंड कर रहा है और एलिमेंट जो मेरे टॉप पे है, तो मुझे एन टाइम ट्रेवल्स करना पड़ेगा इस केस में। तो थीटा एन जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी दोस्तों। बॉटम अप हीप कंस्ट्रक्शन रन्स इन लीनियर टाइम ड्यू टू फ्यूअर ऑपरेशन एट लोअर लेवल। बिल्कुल सही बात है। And in the worst case, how many comparisons are required to search a single linked list of length n? यानी कि सिंगल लिंक लिस्ट को मुझे फाइंड करना है जिसकी लेंथ n है, तो वर्स्ट केस में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n होगी। भाई मान लो कि जो मेरा एलिमेंट है, मान लो ये 1 2 3 4 अप टू मान लो 100 है।
ठीक है, और मेरा एलिमेंट जो मुझे सर्च करना है वो 100 वाला सर्च करना है। सिंगल लिंक लिस्ट फॉलो कर रहा हूँ तो पहले 1 के साथ कंपेयर करेगा, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, अप टू कहाँ तक जाएगा। मान लो मेरा एलिमेंट लास्ट वाली पोजीशन पे है तो वर्स्ट केस में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल सही बात है। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है दोस्तों, आप इसको इजीली कर पाएंगे, क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बट कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो फीफो कंप्यूटेशंस आर एफिशिएंटली सपोर्टेड बाय स्टैक, नहीं लीफो सपोर्ट करता है स्टैक को, तो फीफो नहीं करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। Implementing list on linked list is more efficient than implementing list on an array for almost all the basic list operation। देखो यहाँ पे बोला ऑल द ऑपरेशन की बात कर रहा है। लिस्ट लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना एफिशिएंट होता है, ठीक है, ऑन एन एरे, ठीक है, बट ये इंसर्शन और डिलीशन के केस में तो एफिशिएंट होता है, क्योंकि आप इंसर्ट और डिलीशन जो है वो लिंक लिस्ट में आसान होता है, लिस्ट में आसान होता है, ठीक है। बट अगर फैच की बात करें, इंडेक्स वगैरह जो यूज़ करता है फैच के केस में, तो वो एरे ज़्यादा पावरफुल होता है। जब भी हम लोग फैच की बात करेंगे, इंडेक्स एरे को यूज़ करते हुए जब हम लोग फैच की बात करेंगे, तो उस केस में जो फैचिंग होती है वो एरे में फास्ट होती है। तो ऑल द बेसिक ऑपरेशन के लिए ये जो ऑप्शन है ये वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे पूछा ऑल द बेसिक ऑपरेशन के लिए लिस्ट जो है वो स्टैक से बेटर, एरे से बेटर है, नहीं ऑल द ऑपरेशन के लिए नहीं। कुछ ऑपरेशन अगर यहाँ पे पूछ रहा है इंसर्ट और डिलीट के लिए, तो हम लोग उसको सही कर देते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग क्यू ऑन ए सर्कुलर एरे इज मोर एफिशिएंट देन इम्प्लीमेंटिंग क्यू ऑन ए लीनियर एरे विथ टू इंडिसेस। ये बात बिल्कुल सही है कि आप अगर सर्कुलर एरे है, ठीक है, एक क्यू को आप सर्कुलर एरे पे इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है, मोर एफिशिएंट होगा देन इम्प्लीमेंटिंग क्यू ऑन ए लीनियर एरे विथ टू। अगर मान लो लीनियर एरे है मेरा, लीनियर एरे है, तो मैं जो है इंसर्शन और डिलीशन में काफ़ी दिक्कत होगी। सर्कुलर होगा ना, तो दोस्तों मान लो यहाँ से आपने क्यू के केस में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं, यानी जो पहले आया वो पहले डिलीट होगा। तो मान लो यहाँ पे आपने कोई एलिमेंट डिलीट किया, फिर यहाँ पे डिलीट किया, फिर यहाँ पे डिलीट किया, तो बट इंसर्शन तो कहाँ से होगा, लास्ट से होगा। आपकी ये मेमोरी तो क्या होगी, ऑक्यूपाई रहेगी नहीं, फ्री हो जाती है। लेकिन अगर मान लो इसी जगह सर्कुलर होता, तो सर्कुलर में इस मेमोरी को भी आप फिर से यूज़ कर पाते। डिलीशन के केस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि मान लो कि अगर सर्कुलर होता तो ये शुरू के जो एलिमेंट है इसकी मेमोरी वेस्ट नहीं होती, और आप इसको इजीली एफिशिएंटली यूज़ कर पाते। तो सर्कुलर एरे में जो उसको इम्प्लीमेंट करना वो ज़्यादा इजी है रादर देन लीनियर एरे। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी क्या करें, लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन और एफिशिएंटली सपोर्टेड बाय क्यू। नहीं, क्यू जो है वो फीफो सपोर्ट करता है, लीफो सपोर्ट नहीं करता है। ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होंगी। तो डी ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट बैठ रहा है। ओनली 3 जो है वो करेक्ट है दोस्तों। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, कि एन इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी नॉन degenerated basic feasible solution is a basic feasible solution satisfy the following condition। The solution is feasible that it satisfy all the supply and demand constraint। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और जो बी एफ एस की कंडीशंस होती है कुछ, ये ज़्यादा आपको डीप में मैं नहीं बताऊंगा अभी, बट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बी एस एफ क्या होता है। तो ये वीडियो भी आप पहले वाले वीडियो में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं उसमें जाकर देख सकते हैं। बट ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये सॉल्यूशन जो है फिजिबल है, कि बिकॉज ये सारी की सारी सप्लाई चेन डिमांड को कंस्ट्रेंट करता है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव अलोकेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो प्लस द नंबर ऑफ कॉलम्स -1। यानी कि नंबर ऑफ, बिल्कुल सही बात है, जो जितने भी एलोकेशन होता है m प्लस n माइनस वन होता है। ये तो फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा भी होगा, ये तो ये भी सही है। ऑल द पॉजिटिव एलोकेशन और इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन, ये बात सही है कि सारे के सारे पॉजिटिव एलोकेशन क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन तो ईजी सा है। देन विच ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल इन ओ वन टाइम फॉर ए सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट के केस में कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो इंसर्शन एंड हेड कर सकते हैं क्या, यानी हम लोग को हेड पे इंसर्ट करना है, तो बिल्कुल हेड पे इंसर्ट कर सकते हैं लिंक लिस्ट के केस में। डिलीशन भी फर्स्ट वाले नोट से कर सकते हैं। डिलीशन एट टेल, आप टेल से डिलीट करने के लिए आपको टेल की पोजीशन पता होना चाहिए, टेल कहाँ पे है, ठीक है। तो आप ओ एन टाइम में इसको नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है कहाँ पे उस टेल की पोजीशन है, यानी वो टेल कहाँ पे लाई कर रहा है। हेडर के केस में तो आपको पता है फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, इसलिए ओ वन टाइम में आपको डिलीट और इंसर्ट दोनों कर देंगे। पर डिलीशन के केस में आप नहीं कर पाएंगे, डिलीशन के केस में आपको उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, वो वन टाइम पे आप नहीं कर सकते। और एक्सेसिंग हेड बिल्कुल वो वन टाइम में आ जाएगा, क्योंकि हेड की जो पोजीशन है हमेशा बन रहने वाली है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नॉट पॉसिबल पूछ रहा है, तो डिलीशन एट टेल नॉट पॉसिबल ओ वन टाइम में, ओ वन टाइम में हो सकता है, ओ वन में नहीं हो सकता दोस्तों।
अब अगला क्वेश्चन है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज बेस्ट फॉर सॉर्टिंग रैंडम लिंक लिस्ट विद मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो दोस्तों ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है इसमें कि इस कौन सा एल्गोरिथम जो है बेस्ट है सॉर्टिंग एल्गोरिथम। दोस्तों यहाँ पे बेस्ट जो है मर्ज भी है, इंसर्शन भी है, बट क्योंकि हम लोग का मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पूछा है, मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट में ज़्यादा होती है रादर देन इंसर्शन सॉर्ट। ये आपने मर्ज सॉर्ट जब पढ़ी होगी तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक बार मैं इस पे और भी लेक्चर बना दूंगा सॉर्टिंग वगैरह पे कि क्या सॉर्टिंग में किस किस में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्विक सॉर्ट वगैरह क्या होते हैं, हीप सॉर्ट क्या होते हैं, इंसर्शन सॉर्ट वगैरह क्या होते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। बट अभी के लिए आप याद रख लिए सबसे मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है लिंक लिस्ट के केस में मर्ज सॉर्ट में होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थीटा एंड लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। गिवन ए पॉइंटर टू एन इंटरमीडिएट नोड इन ए सिंगल लिस्ट, व्हाट इज द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बेस्ट नोन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू डिलीट द नोड। बिल्कुल वही सेम रिपीट टाइप का क्वेश्चन है कि मान लो मेरे को नोड डिलीट करना है, एन एन एरे उसकी एन की लिमिट है, तो डिलीट हमेशा किसी भी नोड से हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि वो जो नोड पड़ा है वो लास्ट में पड़ा है, जैसे आपने 100 वाला एग्जांपल लिया था और पहला नोड 1 पे पड़ा है, तो आपको डिलीट करने के लिए 100 टाइम उस पर ट्रेवल्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि सिंपल लिंक लिस्ट है, सर्कुलर नहीं है, सिंगली लिंक लिस्ट है। सर्कुलर होती तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती, बट यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन टाइम आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग एन हो जाएगी। इसी जगह वर्स्ट केस की जगह नॉर्मल केस में पूछता है, बेस्ट केस पूछता तो ओ वन होती। ठीक है, एक क्वेश्चंस कंसेप्ट वाइज आप इजीली कर पाएंगे, रटेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ कंसेप्ट आ जाएगा तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे दोस्तों। वर्स्ट केस की जगह बेस्ट केस पूछता तो ओ वन होती, और यहाँ पे वर्स्ट केस पूछा तो एन टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ओ एन हो जाएगी यहाँ पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। अब आते हैं, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू एन एम्प्टी लिंक लिस्ट व्हाइल मेंटेनिंग द सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है, इन इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन एन एम्प्टी लिंक लिस्ट व्हाइल मेंटेनिंग सॉर्टेड ऑर्डर। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि सॉर्टेड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बेसिकली मान लो एक लिस्ट है मेरे पास, ठीक है, अब मान लो मेरे पास ये एलिमेंट किसी सीक्वेंस में पड़े हैं, 3 5 फिर 2 फिर 1 फिर 9 फिर 7 फिर 6। मान लो इस सीक्वेंस में मेरे पास एलिमेंट पड़े हैं। ठीक है, अब सबसे पहले 3 इंसर्ट होगा, तो 3 एक जगह पे जाके मान लो इंसर्ट हो गया, किसी एक पोजीशन पे इंसर्ट होगा, उसके बाद 5 इंसर्ट होगा। ठीक है, तो 5 3 से बड़ा है और मेरे को सॉर्टेड ऑर्डर में करना है, तो 5 यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। अब 2 मुझे इंसर्ट करना है, तो 2 जो है 5 से भी कंपेयर होगा, 3 से भी कंपेयर होगा, और भी कोई एलिमेंट इंसर्टेड है तो उन सबसे कंपेयर होगा, फिर एक पोजीशन पे जाके इंसर्ट होगा। फिर एक अगर इंसर्ट करना है तो 5 से भी, 3 से भी, 2 से भी, और फिर एक वाली पोजीशन पे जाके वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इसको एंड टाइम तो इसको ऑलमोस्ट चलना पड़ेगा हर एक कंपैरिजन के लिए इंटरनली। ठीक है, और जो दूसरा एंड टाइम चलना पड़ेगा वो उसकी पोजीशन, खुद की पोजीशन पाने के लिए भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक के केस में मैं आपको बताता हूँ कि आपको उससे 9 से 5 से 3 से 2 से सबसे कंपेयर करना पड़ा, यानी ओ वन तो इसकी खुद की हो गई, और एक जो है वो उसको ट्रैवल्स करने में लगा, कौन से नोड पे, हर नोड पे जा जाके अपनी पोजीशन पाने में लगा, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हुई दोस्तों ओ वन इंटू ओ वन यानी ओ वन स्क्वायर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑर्डर मेंटेन नहीं करना होता, सिंपल मेरे को इंसर्ट करना है, तो सिंपल इंसर्ट करने में मेरे को एंड टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी पोजीशन को देखता हुआ वो यहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाएगा बिना सॉर्ट ऑर्डर में, तो ओ वन हो जाता फर्स्ट केस के केस में। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करना है सॉर्टेड ऑर्डर में, तो ओ एन स्क्वायर यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी दोस्तों। ये यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर वीडियो भी आपको चाहिए, ये पीडीएफ भी चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ भी इवन आपको शेयर कर दूंगा दोस्तों। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, तो रिसोर्स शेयरिंग क्यू का एग्जांपल है, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर भी क्यू का एग्जांपल है, लोड बैलेंसिंग ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ जब मैंने क्यू पढ़ाया था। तो ये तीनों ही दोस्तों इसके एग्जांपल है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टैक के क्या एग्जांपल है, स्टैक कहाँ पे यूज में आता है, इस पे एक नोटबुक मैंने आपसे शेयर करी है। ठीक है, जिन लोगों को चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा। और क्यू के क्या एग्जांपल है, क्यू कहाँ पे यूज में आता है, वो भी मैंने आपको बता चुका हूँ। जैसे ये 3 जगह यूज आता है, अभी स्टैक का हम लोगों ने ऊपर देखा ही था कि कहाँ कहाँ पे स्टैक यूज में आता है। और स्टैक की प्रॉब्लम कौन सी होती है, रिकर्शन वाली होती है। रिकर्शन के केस में हमेशा हम लोग स्टैक को यूज करते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा। ये छोटे छोटे नोट्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उससे आपके क्वेश्चन में जो आपको काफी हेल्प होती है। विच कंडीशन इंडिकेट ए साइकिल इन लिंक लिस्ट यूजिंग फ्लाइट्स एल्गोरिथम। फ्लाइट के एल्गोरिथम हमको हम लोग यूज करते हुए क्या करते हैं, फ्लाइट के एल्गोरिथम यूज करते हुए फास्ट पॉइंटर मीट स्लो पॉइंटर, फास्ट पॉइंटर में जो है वो स्लोअर पॉइंटर को मीट करते हैं। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, फ्लॉयड के एल्गोरिथम जो पढ़ी होगी आपने, तो उस टाइम पे इसका ऑप्शन यही था कि
जितने फास्ट पॉइंटर मीट होते हैं वो स्लो पॉइंटर से मीट होते हैं, नल नहीं होता है, नल कभी भी इसके केस में सेट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई डाउट है, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को Like, जरूर comment, सब्सक्राइब कर and दीजिएगा ताकि आपके पास subscribe. लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहे। ठीक है, मेरा टारगेट लगभग 1000 या 1100 एमसीक्यू सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पे कराने का है ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।